हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल भारत में शुरू हो चुकी है SIR 2.0 यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.0, जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग लगातार इस बात पर फोकस कर रहा है कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, जल्द से जल्द होगा और जल्द से जल्द कराया भी जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक खास स्थिति यह बनी हुई है कि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो लगातार इस SIR की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और उनका सीधे तौर पर यह कह देना है कि हम अपने राज्य में इस SIR को पूरा नहीं होने देंगे। फिलहाल हमने एक खास चीज जो देखी है वो ये है कि अभी 44 भारत की पार्टियों के द्वारा एक खास बैठक की गई है। ये बैठक हुई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता में, और इस दौरान एक खास पहलू ये निकल के आया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का विचार किया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो SIR की प्रक्रिया है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इस दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत के मतदाताओं के ऊपर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जहां एक तरफ हम लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट के तहत भी चीजों को डिस्कस होते हुए देख रहे हैं, वहीं निर्वाचन आयोग लगातार ये बातें कह रहा है कि SIR की प्रक्रिया जरूरी है और SIR के लिए निर्वाचन आयोग अपने लगातार अलग अलग तर्क दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी लगातार अपने अपने पहलुओं को रख रही है, लेकिन जिस विचार को सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है वो है निर्वाचन आयोग का तर्क। और निर्वाचन आयोग के तर्कों को स्वीकारते हुए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि SIR हो जाना चाहिए। लेकिन क्या इस दौरान जो ये सारी की सारी पार्टियां बातें कह रही हैं, क्या वो पूरी तरह से नकार दी जानी चाहिए या फिर इनकी बातों के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य छुपे हुए हैं? आज की हमारी चर्चा इसी बात पर रहने वाली है कि जो ये विपक्षी दल हैं, या फिलहाल कह दें कि जो नॉन बीजेपी अलाइज है, उन लोगों की ये चिंताएं क्यों हैं, और जिन राज्यों के अंदर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो लगातार इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और उनकी जो बातें हैं क्या वो वास्तव में वैलिड हैं या फिर उनके द्वारा कही जा रही सारी की सारी बातें पूरी तरह से निराधार है। ये सारे पहलू चर्चा में होने जरूरी है, क्योंकि दरअसल जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग की बातें बहुत चर्चाओं में हैं और बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, सभी लोग उनको सुन रहे हैं, इन लोगों की बातें भी एक बार सुन लेनी चाहिए कि क्या ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो टाइटल है हमारा 44 पार्टीज डिसाइडेड टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट SIR आफ्टर मीटिंग चेयर्ड बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टालिन। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य छुपे हुए हैं, ये एक एक करके जानते हैं। और फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया और बैठक में 44 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। दरअसल ये बैठक अभी ही क्यों हुई है उसके पीछे का रीजन भी आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। दरअसल फिलहाल हमारे देश में निर्वाचन आयोग के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि कराया जाएगा SIR 2.0। अब SIR 2.0 की स्थिति इस मामले में खास है कि 12 राज्य से जुड़ चुके हैं, 12 राज्य और यूनियन टेरिटरी से जुड़ चुके हैं। वहीं दूसरा पहलू यह है कि लगभग 51 करोड़ मतदाताओं के प्रभावित होने की स्थिति भी यहां पर बन गई है। अब ये जो पूरी स्थिति SIR 2.0 की है, SIR 1 कहां हुआ था? तो देखिए, जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का पहला चरण था वो बिहार ने देखा था। बिहार से जुड़े हुए जो भी अनुभव रहे हैं, उन्हीं अनुभवों के आधार पर अब SIR 2.0 कराया जा रहा है, जहां पर टोटल 12 राज्य और यूनियन टेरिटरी शामिल है, यानी कि सीधा तौर पर कहा जाए तो 9 स्टेट शामिल हैं और इसके साथ ही 3 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो कौन कौन शामिल है एक बार वहां नजर डालते हैं। तो 51 करोड़ मतदाता प्रभावित होने वाले हैं और जो जो राज्य इसके अंदर शामिल हैं उन राज्यों में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसके साथ ही लक्षद्वीप। हालांकि ये सारी स्थिति इस प्रकार से भी जोड़ी जा रही है कि कुछ ऐसे राज्य जहां 2026 में चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर 4 राज्य और यूनियन टेरिटरी है जहां पर 2026 में चुनाव संपन्न होंगे। तो अब दरअसल ये सारी स्थिति कुछ राज्यों की चिंता में, जैसे कि लगातार तमिलनाडु ने इस पूरे के पूरे पहलू का विरोध ही किया है और तमिलनाडु देखिए इसके अंदर हमें शामिल देखने को भी मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी लगातार इस पूरे मामले का लगातार विरोध जारी है और पश्चिम बंगाल को भी इस वाले चरण में शामिल किया गया है। तो विरोध होना स्वाभाविक ही है और पश्चिम बंगाल के अंदर तो मामला काफी बढ़ चढ़ चुका है। और इसके अलावा यह भी देखने को आ रहा है कि कई जगह पर कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, FIR रजिस्टर हो चुकी है, कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई जा चुकी है। इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। अभी इस दौरान जो बैठक हुई है उस बैठक में कुछ खास प्रस्तावों को स्वीकारा गया है और इसके साथ ही इनकी जो चिंताएं हैं जो लंबे समय से बनी हुई है उनको भी हम लोग समझेंगे और बिहार से भी रिलेट करके देखेंगे कि क्या बिहार में भी ऐसा कुछ हुआ था या फिर ये सारी चीजें निराधार चल रही है।
बट फिलहाल अभी जो बैठक में पारित प्रस्ताव रहा है उसके जो खास बिंदु हैं उसमें जो जो पहलू शामिल है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात है एसआईआर अस्वीकार्य और अलोकतांत्रिक, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका यही कहना है कि एसआईआर अस्वीकार्य है और अलोकतांत्रिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। दरअसल इसकी जो पहली नोटिफिकेशन आई थी वो 24 जून को आई थी, और जब 24 जून को नोटिफाइड किया गया था तो उस समय यह बताया गया था कि 1 जुलाई से 1 अगस्त तक कराया जाएगा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बिहार में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को शुरू किया जाना था तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की गई थी, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी उसमें बहुत सारे पहलू ऐसे थे जिसकी वजह से जो सभी लोगों के पास दस्तावेज जनरली पाए जाते हैं वो दस्तावेजों को पूरी तरह से नकार दिया गया था और कुछ खास दस्तावेजों को इसमें शामिल किया गया था, जिसकी बात अभी हम लोग करेंगे। तो दरअसल इसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में लगातार चर्चाएं हुई, लेकिन अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है मामला कि किस तरफ झुकाव जाएगा सुप्रीम कोर्ट का और क्या निर्णय देगा, लेकिन चर्चाएं लंबी रही। तो अब फिलहाल सभी का यह कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ मामला लंबित पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पहलू पे विचार कर रहा है, तो उसके बावजूद क्यों 2.0 अनाउंस कर दिया गया? पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने देना चाहिए था, उसके बाद ही चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए था। इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र को दफनाने और मताधिकार को छीनने की एक साजिश है और इसी वजह से ये नहीं संपन्न होनी चाहिए। साथ ही 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद एसआईआर की मांग की जा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल पॉलिटिकल पार्टीज का यह कहना है कि जिस तरह से एसआईआर कराई जा रही है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है और चीजों में बदलाव की आवश्यकता है। तो खामियों को दूर होने के बाद ही एसआईआर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप है और ये कहा जाता है कि ये सारी की सारी प्रक्रिया केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी की जो बीजेपी पार्टी है और जो इसके अलावा और अलाइज है उनके लिए ये सारा का सारा काम हो रहा है, उनको फायदा देने के लिए काम कराया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप भी लगते रहते हैं और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अल्पसंख्यकों और विपक्षी समर्थक मतदाताओं का मताधिकार छीनने की साजिश कर रही है। मानसूनी जटिलताएं भी देखी जा रही हैं फिलहाल, क्योंकि अब फिलहाल भारत से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो वापसी हो रहा है और वापसी के दौरान ये देखा जा रहा है कि भारत के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी बारिश हो रही है। तो इस दौरान घर घर जाके एसआईआर करना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और इसके अलावा लोगों के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा करना, बीएलओस के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन का काम करना, वो जटिलताओं से भरा हो चुका है। और इसी के साथ ही एक अगला पहलू है मतदाता सत्यापन की अल्प अवधि। तो दरअसल जहां भी हम जितने भी राज्यों की बात करें तो एक बड़ी संख्या में मतदाता हैं और समय दिया जा रहा है केवल 1 महीना कि आपको 1 महीने में सारा काम पूरा करना है अपने डॉक्यूमेंटेशन का। जैसे कि तमिलनाडु का ये कहना है कि हमारे यहाँ पर 6.36 करोड़ मतदाता हैं और सभी को 1 महीने में कवर कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब ये सारी बातें इन्होंने प्रस्ताव में स्वीकारी, बट हम लोगों के पास में एक जो बड़ा एग्जांपल है वो बड़ा एग्जांपल बिहार बना हुआ है। बिहार से कुछ चीजें पॉजिटिव भी निकल के आती हैं और कुछ चीजें नेगेटिव भी निकल करके आती हैं। चीजों को इस रूप में हम लोग देखते हैं। हालांकि बिहार की स्थिति इस प्रकार रही कि बिहार के अंदर जिस समय एसआईआर किया गया तो 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। जब पूरा का पूरा एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई तो लगभग 65 करोड़ मतदाताओं की संख्या 65 लाख मतदाताओं की संख्या यहां इस प्रकार थी कि 65 लाख मतदाता इस मतदाता सूची की प्रक्रिया के शुद्धिकरण से बाहर हो गए। तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण से 65 लाख लोग बाहर तो हुए, लेकिन फिर भी माना गया कि चीजें ठीक रही हैं क्योंकि किसी ने बाद में कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई कि हम लोगों को गलत तरह से बाहर निकाल दिया गया है। बिहार के अंदर एक खास पहलू ये निकल के आया। इसके अलावा जिस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें चली तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आपने आधार को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एज अ 12th डॉक्यूमेंट आप आधार को भी एक्सेप्ट कीजिए, जिससे कि लोगों को सुविधाएं हो और वो अपना काम पूरा कर सकें। तो अब फिलहाल जब एसआईआर 2.0 अनाउंस हो चुका है तो एसआईआर 2.0 के दौरान ये देखा गया है कि आधार को इंक्लूड करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तीसरी का चीज मानसूनी जटिलताएं बिल्कुल व्याप्त हैं और बिहार में बहुत सारी चुनौतियां हुई थी इस दौरान, क्योंकि दरअसल जिस समय काम चल रहा था बिहार उस समय मानसून की अवस्था में था और बिहार की कई सारी नदियां उफान पे थी, कुछ हिस्से ऐसे थे जो जलमग्न हुए पड़े थे। तो बिहार में जटिलताएं देखी गई। तो ये सारी वो बातें जो प्रस्ताव में स्वीकार की गई हैं, लेकिन उस सब के बावजूद अब चल रहा है एसआईआर 2.0 क्योंकि शुरू हो चुका है। लेकिन अब फिलहाल उन तमाम पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है जो लगातार चिंताओं के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे कि ये बातें तो उन्होंने प्रस्ताव में रख दी हैं, लेकिन इसके अलावा वो क्या बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों की वजह से एसआईआर कंट्रोवर्शियल हो गया। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला मामला है मताधिकार को छीनने का खतरा। दरअसल अब इस दौरान एक बड़ी स्थिति ये निकल के आई है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एसआईआर हो रहा है ये मताधिकार को छीनने की एक प्रक्रिया है। तो इस वजह से क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर जरा देखिए। तो देखिए अब यहाँ पर सभी लोगों को ना फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। तो जितने भी लोग हैं, चाहे आपका नाम पिछली मतदाता सूची में जिसमें माना जिसको कंसीडर किया जाए, जैसे कि बिहार के लिए 2003 की मतदाता सूची को कंसीडर किया गया था, तो अब इस दौरान यह कहा गया है कि आपका नाम चाहे पिछली मतदाता सूची में हो या ना हो, आपको फिर दोबारा फॉर्म भरना ही पड़ेगा। हालांकि बस एक अलग पॉइंट ये है कि जिनका नाम पिछली मतदाता सूची को जिसको कंसीडर किया जा रहा है, अगर उसमें नाम है तो आपको केवल अपना स्लिप निकाल के देना है, उसी के थ्रू आपको कंसीडर कर लिया जाएगा और अपना नाम ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम पिछली मतदाता सूची में नहीं रहा है तो आपको एक कंप्लीट फॉर्म भरना पड़ेगा और कंप्लीट फॉर्म भरते समय आपको जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई थी, जो अब 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई है, उन डॉक्यूमेंट्स को लगाना पड़ेगा। मतलब सारे तो जरूरी नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपको उनमें से लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो पाएगा, अदरवाइज शामिल नहीं हो पाएगा।
तो एक जटिलता भरी प्रक्रिया है और सभी के साथ में देखा जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने ही करने पड़ेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने पड़ेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये माना जा रहा है कि जो गरीब हैं, प्रवासी हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए समूह हैं, उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनको आवश्यक दस्तावेजों की समझ नहीं है और ये ऐसे लोग होते हैं जो दस्तावेजों के लिए बहुत सीरियस कभी रहते नहीं है और ना ही इन लोगों के पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं। दूसरी खास बात, इन लोगों में जागरूकता का भी अभाव है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि जब ये लोग डॉक्यूमेंट्स ना प्रोवाइड कर पाए तो इन लोगों को लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए और बाद में इनको मतदाता सूची में कंसीडर नहीं किया जाए। अब अगर ऐसी प्रकार से एक बड़ा समूह अगर बाहर हो जाता है मतदाता सूची के कार्यक्रम से, तो ये समझिए कि आने वाले चुनाव पर बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो 11 डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या शामिल है, एक बार जरा पहले उसी पर नजर डाल लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी टॉपिक पे आ जाएगी। तो देखिए, जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की लगातार बातें यहाँ चल रही है, उन 11 डॉक्यूमेंट्स के दौरान ये समझिए कि ये वो पूरी की पूरी लिस्ट है जो यहाँ पर कंसीडर की जा रही है। और 11 डॉक्यूमेंट्स के मामले में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा दूसरा है पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी पहचान या पेंशन आदेश, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, एनआरसी दस्तावेज, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र और इसके अलावा 1987 से पहले के सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान दस्तावेज। अब इस पहलू का क्या मतलब है? तो देखिए, दरअसल अब इसमें से अगर हम डॉक्यूमेंट्स को समझे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे जो हर किसी के पास नहीं होते। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में या पिछले इलाकों में जन्मे हुए हैं तो बहुत मुश्किल चांस है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, और बहुत सारे लोग जिनका जन्म घर पर होता है उन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होने की संभावना काफी कम रहती है। तो एक चिंताजनक स्थिति तो बिहार में भी देखी गई, परेशानी वाली बात थी। और पासपोर्ट तो देखिए आज भी भारत के अंदर बहुत ही कम लोगों के पास है, 10% से भी कम आंकड़ा है लोगों का जिन्होंने पासपोर्ट बनवाया हुआ है, बाकी एक बड़ी जनसंख्या के पास पासपोर्ट नहीं है। तो अब ऐसे में पासपोर्ट को यहाँ पर मांगा जा रहा है। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन या उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, तो देखो ये उसी का ही हो सकता है जो एजुकेटेड है, जिसने पढ़ाई लिखाई की है, और तभी जाके चीजें उसकी पूरी हो सकती है, अदरवाइज वो ये डॉक्यूमेंट शो नहीं कर सकता। यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट के साथ कुछ ना कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से अछूती स्थिति को भी प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी पहचान या पेंशन आदेश। अब देखिए, सरकार जिनको पहचान आदेश जारी कर रही है उन लोगों के लिए, यानी कि कोई एक आईडी या कोई डॉक्यूमेंट जारी किया जाए, फिर पेंशन तो देखिए उसको मिलेगी जो कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है या जिसकी स्थितियां जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, जो पेंशन ले रहा है, तो उसके लिए चीज़ है। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र जो स्थायी रूप से यानी कि डोमिसाइल मांगा गया, तो डोमिसाइल ही बहुत सारे लोगों ने बनवाया जिससे उनकी चीज़ें पूरी हो पाई। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं भी हो तो आप कम समय में बनवा सकते हैं, इसको कंसीडर करें। इसके अलावा वन अधिकार प्रमाण पत्र, तो आपका वन के मामले में अधिकार की चीज़ें हैं तो वहाँ प्रमाण पत्र जारी होगा। तो जाति प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों को मिलेगा जो किसी खास कास्ट से जुड़े हुए हैं और फैमिली में किसी का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है। अगर आप SC ST या OBC से हैं और घर में बना हुआ है तो ही आपके पास ये सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन अगर मान लो कि आप कैटेगरी से नहीं है तो आप इस डॉक्यूमेंट को कैसे ही पेश कर पाएंगे। NRC दस्तावेज वहीं दिया जा सकता है जहां पर इसको लागू किया गया। स्थानीय जो प्राधिकारी है उनके द्वारा परिवार रजिस्टर, तो ये भी सबके पास में नहीं है। भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र अगर दिया गया है तो इसके अलावा 1987 से पहले के सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान दस्तावेज, जो कि बहुत पुरानी स्थिति को दिखा रहा है। तो सभी जगह पर चिंताएं थी, तो इसी वजह से एक बड़ी मांग जो की गई थी सुप्रीम कोर्ट के तहत वो ये थी कि भाई एक तो आधार को कंसीडर किया जाए जो कि एक बड़े जनसमूह के पास में है, जिससे कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान किया जा सकता है। इसके अलावा वोटर आईडी भी कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा था। हालांकि इस वोटर आईडी के लिए खुद जो जिम्मेदार संस्था है वो निर्वाचन आयोग है और वही ये पूरा काम करवा रहा है, और निर्वाचन आयोग कह रहा है कि नहीं, हम वोटर आईडी को कंसीडर ही नहीं करेंगे। आधार को कंसीडर न करने के पीछे का रीजन ये था कि बहुत ही आसानी से बनवाया जा सकता है, कोई बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, और यहाँ कहीं भी कहा गया कि इसकी वजह से क्या है कि ये प्रक्रिया जो है वो अशुद्ध भी हो सकती है, इसीलिए आधार मना कर दिया गया। और ये भी कह दिया गया कि नागरिकता का प्रमाण तो ये है ही नहीं, तो क्यों कंसीडर करें। वोटर आईडी इस वजह से कह दिया गया कि हम ही जारी करते तो हमें पता है कि इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। तीसरा जो पहलू था वो राशन कार्ड का भी जुड़ा हुआ था इसके अंदर। तो अब ये 3 पहलू जुड़े हुए थे। हालांकि आधार कार्ड पे खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको कंसीडर कीजिए, जरूरी है लोगों के लिए। तो ये वो 11 डॉक्यूमेंट्स वाली कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन अब 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में SIA 2.0 में आधार तो शामिल हो चुका है, जिससे कि चीजें आसान हो गई है। तो सबसे पहली खास चीज यही थी कि बहुत सारे लोगों की समस्याएं मानी जा रही थी कि उन लोगों को हो सकती है, तो इसी वजह से ये चीजें लगातार चर्चा में थी और गरीब प्रवासी और हाशिए पर पड़े समूह के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव की लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं, और ये भारत के अनेक राज्यों में चर्चा का विषय है। बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा प्रशासनिक और लॉजिस्टिक बोझ की लागत जो कि फिलहाल भारत में देखी जा रही है। अब फिलहाल जो ये प्रक्रिया है SIR, ये हमारी सामान्य प्रक्रिया जिसमें हम लोग शुद्धिकरण करवाते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीज़ों को ठीक करवाते हैं, अपनी डिटेल्स को दोबारा से चेंज करवाते हैं, अमेंड करवाते हैं, उस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। इस दौरान ये समझिए कि SIR मतलब कि गहन काम हो रहा है सारा। इस दौरान घर घर जाकर सत्यापन अभियान होता है और ये BLOs की जिम्मेदारी है कि BLOs काम को पूरा करवाएं। यानी कि अगर आप घर घर भेज रहे हैं लोगों को तो उसका मतलब ये है कि पहली बात तो मैन पावर आपको बहुत बड़ी संख्या में चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से इसको सेटिस्फाइड ही कर पाए संख्या को, और लोगों को उतनी संख्या में अवेलेबल करवा पाएं जितनी
जितनी जरूरत है। तो घरों में फॉर्म वितरित करना बड़ी चिंता का विषय। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करना, इसकी प्रक्रिया जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ पैमाना और लॉजिस्टिक्स राज्यों और चुनाव आयोग पर भारी बोझ। तो अब एक भारी बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स भी लाना है, इसके साथ साथ में लोगों को अपॉइंट भी करना है, जिम्मेदारियां देनी है, तो मैन पावर के साथ साथ पैसा भी बड़ी संख्या में खर्च हो रहा है, जो कि परेशानी वाली बात है। और चुनाव का एक बड़ा बोझ राज्यों पर पड़ जाएगा चुनाव होने से पहले। चुनाव के दौरान तो खर्चा होता ही है, लेकिन उससे पहले भी एक बड़ा बोझ देखने को मिल रहा है, जो कि SIR की वजह से निकल करके यहाँ पर आ जा रहा है। तो समस्याएं हैं इसी वजह से, जैसे कि पहले से प्रशासनिक क्षमता की कमियों से जूझ रहे हैं राज्य, दूरस्थ क्षेत्र, प्रवासन संबंधी समस्याएं और संसाधन संबंधी कमी, ये वो थोड़ी चिंताजनक स्थितियां हैं जो भारत का सभी राज्य देख रहे हैं। और ये जनरली सभी राज्यों में होता है कि हाँ, प्रवासन हो ही रहा होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जगह बदल रहा है अपने रहने की, रोजगार की वजह से या शिक्षा की वजह से। दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर आप कैसे चीज़ों को पूरा कर पाएंगे? मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं जो बहुत दूर तक हैं, तो सभी चीज़ों को कवर कर पाना जटिलताओं की बात है। और संसाधन संबंधी कमियां इसी पहलू का हिस्सा है, जो बता रहा है कि आपके लिए ये प्रक्रिया और ज़्यादा जटिल अब यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा सटीक लागत आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी खर्चा हो रहा होता है। तो बोझ जो है वो बार बार यहाँ पर ये खास तौर पर देखने को मिल रहा है। इसको मार्क किया जा रहा है कि पैसा बड़ी मात्रा में खर्च हो जा रहा है, दिक्कत वाली बात है, इसको तो भी व्यवस्थित करने की जरूरत है। बट फिर भी इलेक्शन कमीशन सभी चीजें करवा रहा है। तो ये दूसरा पहलू है जो बता रहा है कि प्रशासनिक और लॉजिस्टिक बोझ और लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है SIR की वजह से। बात इतनी ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा समय और उद्देश्यों के बारे में चिंताएं भी हैं। देखो, ये पूरा काम कैसे करवाया जा रहा है? चुनाव से पहले कराया जा रहा है। दूसरी खास बात यह है कि एक लिमिटेड समय में करवाया जा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा है। तीसरी खास बात यह है कि फिलहाल भारत के बहुत सारे राज्य बारिश का सामना भी कर रहे हैं, और बारिश के दौरान क्या होगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं कर पाए तो आप मतदाता सूची से बाहर भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि देखो, जो भी ये सारा का सारा काम हो रहा है, इस दौरान लोगों के इस मतदाता सूची से बाहर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती तो चीजें हम ठीक से कर पाते, लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियों से लोग परेशान हैं, उसके बावजूद आप SIR करवा रहे हैं, तो फिर लोगों की दिक्कतें आएंगी और बाद में पता लगेगा कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोग बाहर हो गए। तो ये सारी चीजें भी, जिसकी वजह से माना जाता है कि किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को लाभ भी हो सकता है। इसके अलावा पक्षपात की धारणा मानी जा रही है, और कम से कम प्रक्रिया के दुरुपयोग के जोखिम की ओर संकेत किया जा रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इसीलिए माना जाता है कि बार बार कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर कर सकती है। इसके अलावा दस्तावेज या पात्रता आवश्यकताएं और प्रवासी जनसंख्या संबंधी मुद्दे। तो देखो, अब SIR की एक खास बात यह भी है कि जनरली ये देखने वाली बात है कि जन्म या जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट दो या बर्थ प्लेस संबंधी कोई डॉक्यूमेंट दो। ये लगातार मांग से जुड़ा हुआ है। अब इस दौरान जो एक बड़ी प्रवासी आबादी है, या बदलती जनसंख्या की स्थिति है, या आदिवासी या दूरस्थ आबादी है, इन सभी के लिए माना जाता है कि इन लोगों के पास हमेशा ही डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते। यानी कि आप डॉक्यूमेंट के आधार पर ही किसी व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं इस लिस्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट जिसका नहीं है उसको आप शामिल नहीं करेंगे। इस दौरान एक बड़ी आबादी छूटेगी, और खानाबदोश, आदिवासी, प्रवासी मजदूर आबादी, इन सभी का पता लगाना बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना स्थान छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश से बाहर भी काम करने गए होते हैं कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए। उनको कैसे आप शामिल कर पाएंगे और कैसे वो डॉक्यूमेंट दे पाएंगे? तो उन लोगों की चिंताएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि भाई इन लोगों के छूट जाने का खतरा बना हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं जनसंख्या के मामले में जो एक मताधिकार की स्थिति है उस पर अतिक्रमण हो जाएगा। ये सारे पहलू यहाँ पर जुड़ जा रहे हैं, तो चिंताजनक तो है ये वाला पहलू भी। तो इसको फिलहाल ठीक करने की आवश्यकता है, और माना जा रहा है कि इसको संबोधित करेंगे तो लोगों को लाभ हो जाएगा। और यही सारी बातें लगातार ये सारे दल उठा रहे हैं, और हम ये भी समझ सकते हैं कि इनकी बातें पूरी तरह से इग्नोर नहीं की जानी चाहिए। जो इनकी चिंताएं हैं वो वास्तविक चिंताएं हैं जो लोगों के मामले में देखी जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन इतने प्रयास करने के बावजूद हम ये भी मान सकते हैं कि अगर वो सभी चीज़ें संबोधित तो कर रहे हैं, बट ये चिंताएं मौजूद हैं व्यवस्था में, और लोग इनसे जूझ रहे हैं। जैसे कि सारी प्रक्रिया आजकल डिजिटलाइज हो जा रही है, पढ़े लिखे लोगों की प्रक्रिया है डॉक्यूमेंटेशन देना। ये हर समूह इन चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं होता, और हर समूह के लोग प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स पे काम नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आज भी भारत में ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को अगर बाहर कर दिया जाए SIR से, वो भारत के नागरिक होने के बावजूद भी चुनावों में वोट नहीं कर पाएंगे आने वाले समय, जो कि दिक्कत वाली बात है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ये वेरीफाई करते हैं कि आप कहाँ, कैसे और किस प्रकार से, किस देश के निवासी। इसके अलावा संघीय या राज्यों के अधिकार या प्रक्रिया संबंधी चिंता है। तो देखिए, पहली बात तो स्थिति यह है कि कहा जाता है कि SIR एक अतिक्रमण की स्थिति है। दरअसल मतदाता सूचियों को तैयार करना, माना जाता है कि मतदाता सूची के ऊपर जो अधिकार क्षेत्र है वो राज्य का है। तो राज्यों को सीधा ये कहना है कि भाई ये हमारा काम है, और इस मामले में अब चीजों को कौन संभाल रहा है? निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार, ये सभी लोग देख रहे हैं। तो चुनाव आयोग के ऊपर लगातार प्रश्न ये भी उठ रहा है कि आप राज्यों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कि गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। राज्यों का अधिकार है तो उनको अपने तरीके से चीजें हैंडल करनी चाहिए, चीजें ठीक रहे। दूसरी खास बात,
समान समय सीमा वाले केंद्रीय निर्देश के द्वारा संचालित प्रक्रिया में स्थानीय वास्तविकताओं को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आपने क्या किया, 12 राज्यों के मामले में और यूटी के मामले में चीज अनाउंस कर दी। इसके अंदर 9 स्टेट्स हैं और 3 यूटीज हैं। आपने सबको कह दिया कि एक साथ एसआईआर होगा, 1 महीने का समय दे दिया। क्या सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर सारी परिस्थितियां एक समान है? क्या सभी सेम ढर्रे में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, सभी की स्थितियां अलग अलग है ना। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जब सबकी स्थितियां अलग है तो आप सबके लिए समान निर्देश क्यों जारी कर रहे हैं, सबके लिए समान स्थितियां क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? भाई दूरस्थ क्षेत्रों की स्थिति अलग है, जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति अलग है, भाषाई अंतर देखने को मिल रहा है, प्रशासनिक क्षमताओं में अंतर देखने को मिल रहा है। ये वो बड़े अंतर और समस्याएं हैं जिनको संबोधित करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सभी को एक साथ एक ही ढर्रे में लेके चलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से। तो इस दौरान भी चीजों पर विचार होना चाहिए और इनको भी संबोधित करना चाहिए। इसके अलावा राज्यों में प्रतिरोध उत्पन्न होना, तो जहां पर राजनीतिक नेतृत्व इस प्रक्रिया को अपर्याप्त परामर्शात्मक मानता है वहां पर चीजों को सॉल्व करना चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राज्य की सरकार से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आप अपनी मर्जी से चीजों को करवा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पहली बात तो आपस में कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा लैक करते हुए देख रहे हैं हम, और वहीं साथ साथ चीजों को आप संबोधित करें, चिंताओं को सुने और उसके बाद आप इसको लागू करें तो ये प्रक्रिया और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है, ये माना जा रहा है। इसके अलावा डेटा और पारदर्शिता संबंधी चिंता है। तो एसआईआर का जो उद्देश्य है वो क्या है? त्रुटियों को हटाना। देखो, जिस समय इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को अनाउंस किया था तो उस समय कुछ खास उद्देश्य ये बताए थे कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे देश की ऐसी जनसंख्या है जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी है, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में शामिल करना है, यानी कि मतदाता सूची में नाम शामिल करना, ताकि आगे वो लोग वोट कर पाए। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों को इस पूरी मतदाता सूची की व्यवस्था से बाहर करना, ताकि मतदाता सूची उन्हीं लोगों के लिए रहे जो जीवित हैं और जो मतदान कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि इसमें मृत लोगों की संख्या को भी शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमारे देश में कहीं भी किसी भी राज्य में या केंद्रीय स्तर पर चुनाव हो रहा होता है तो एक खास काउंटिंग भी हम लोग देखते हैं कि फिलहाल इतना मतदान हो गया, इतने % मतदान हुआ, मतदान कम रह गया। तो मतदान कम होने के पीछे एक रीजन ये है कि मतदाता सूचियों को शुद्धिकरण नहीं किया गया, और दूसरा पहलू ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो या तो पलायन कर चुके हैं या फिर जो लोग जीवित नहीं है। इसकी वजह से भी वोटिंग % कम रह जाता है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनको हटाए जाने चाहिए। इसके अलावा जो लोग पलायन कर चुके हैं, स्थान बदल चुके हैं, उन लोगों का नाम भी इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वोटिंग के समय वो लोग नहीं मौजूद होते। तो शुद्ध होनी चाहिए और उन्हीं लोगों के लिए मतदाता सूची होनी चाहिए जो उस राज्य में रह रहे हैं और वहां पर आने वाले चुनावों में वोट देने में सक्षम लोग हैं। उन्हीं के लिए स्थिति रहेगी तो ठीक है, अदरवाइज ये चीजें गड़बड़ा सकती हैं। तो त्रुटियों को हटाना और चीजों को अपडेट करना वो ही है एसआईआर का मुख्य उद्देश्य। और इस दौरान ये समझिए डुप्लीकेट या अप्रत्याशित मतदाताओं को भी हटाया जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि विलोपन या समावेशन के दौरान मानदंड, शिकायत निवारण तंत्र या अपील की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। मान लो किसी का नाम हट जाए तो उसको पता ही नहीं कि कैसे जुड़वाना है, या मान लो कहीं डुप्लीकेट हो रहा है तो चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है। मतलब एक पारदर्शी तंत्र जो होना चाहिए इस व्यवस्था के लिए, वो तंत्र देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से चिंताएं बढ़ गई है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए और शिकायतें हैं तो उसको सुनने के लिए एक मंच भी बनाया जाना चाहिए, जो कि हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है कि जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल आएगा उसके बाद भी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। और ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और बार बार इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो 1 महीने की अवधि है इसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने की अवधि में ही आपको सारा काम करना है। अगर कोई रह भी जाता है तो उसके बाद भी चीजों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, और जो वास्तव में इसमें शामिल होने योग्य व्यक्ति होगा उसको हम शामिल करेंगे। छोड़ने वाले किसी को भी नहीं है, ये बात खुद कंसीडर की है इलेक्शन कमीशन ने भी। तो ये चीजें भी यहाँ पे जुड़ रही है। तो चिंता यही है कि मतदाताओं के मामले में ऐसा ना हो कि जो योग्य हैं उनको भी हटा दिया जाए गलत तरह से, या ऐसा भी ना हो कि जो योग्य नहीं है उनको शामिल कर लिया जाए। वो चिंताएं यहाँ दिखाई जा रही है। तो थोड़ा सा तरीके जो हैं वो थोड़े से अलग तरह से देखने को मिल रहे हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी की कमी और लोगों की समझ की कमी यहाँ पर थोड़ा सा जटिलताओं को बढ़ा दे रही है। ठीक है। इसके अलावा दूरस्थ या कठिन भूभाग या आदिवासी क्षेत्रों में परिचालन संबंधी चुनौतियां हैं। तो देखो, हर राज्य में स्थिति है कि कुछ ऐसे हिस्से हैं जो दूरस्थ हैं, कुछ कठिन परिस्थितियों वाले हैं, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, कुछ तटीय क्षेत्र हैं, तो कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये दिक्कतें हैं। तो इस दौरान पूरी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करना और पारदर्शिता संपन्न करना वो भी जटिलताएं दिखा रहा है। कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वत है, कहीं घने जंगल है। तो अब इस दौरान संसाधनों को देखना, जा के सत्यापन करना, घर घर जाके डॉक्यूमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, वो दिखा रहा है कि भाई चिंताएं तो हैं। तो इन चिंताओं को ठीक करना भी जरूरी है। लोग स्थानांतरित कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मौसमी श्रमिक होते हैं, जगह बदल बदल के मौसम के हिसाब से रहते हैं। इन लोगों को कैसे शामिल करोगे भाई मतदाता सूची में? कुछ लोग ऐसे जो राज्य में अलग अलग जगह पे चीजों को चेंज करते रहते हैं। तो अब जो ये बदलती परिस्थितियों के हिसाब से स्थान बदलते हुए लोग हैं, इनको शामिल किया जाना है कि जटिलता का मुद्दा बना हुआ है, और इन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे या नहीं होंगे वो भी एक जटिलता का मुद्दा बना हुआ है। तो इस पहलू को भी समझना चाहिए, और ये भी फिलहाल थोड़ा सा परेशान करने वाली स्थिति का मामला है। इसके अलावा नियमित संशोधन प्रक्रिया या मानदंड व्यवधान के साथ संभावित दोहराव। अब दरअसल एक काम यह है कि कुछ जगह पर हम ये देखते हैं कि लगातार मतदाता सूचियों को शुद्ध किया जाता है, जैसे कि छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। छोटे मोटे स्तर पर लोग अपने नामों को कटवाते रहते हैं, जुड़वाते रहते हैं, एड्रेस को ठीक करवाते रहते हैं, वो बदलाव होते रहते हैं।
तो अब यहाँ पर एक बात ये भी चर्चा में है कि जब हम लोग जनरली सामान्य तौर पर ये सारा काम करते रहते हैं और मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाता है, तो बड़े स्तर पर करने की क्या जरूरत है। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में ये काम करवाया है, छोटे छोटे स्तरों पर सभी चीजें हुई हैं। अब उनके जगह पर दोहराव की स्थिति है, यानी कि वो एक प्रक्रिया कर चुके हैं, अब दोबारा से वही चीज दोबारा देखने को मिल रही है। तो इससे मतदाता भी इरिटेट हो जाते हैं, सरकार की भी लागत बढ़ जाती है, अधिक खर्च करने को स्थिति सामने आ जाती है। तो जहां पर पहले ये काम हो चुका है वहां पर भी दोबारा दोबारा सब चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर यह मामला भी है कि इसकी वजह से खर्चा भी बढ़ जाएगा और इसके अलावा लोगों को परेशानी भी होगी और नियमित संशोधन प्रक्रिया के साथ साथ दोहराव भी हो जाएगा, जो कि चिंताजनक मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस जगह पे चीज़ों को शुद्ध कर लिया गया या ठीक कर लिया गया, वहां पर क्यों ये काम करना है ऐसा माना जा रहा है और खर्चा क्यों बढ़ाना है। हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, करवाएंगे, पूरे देश में करवाएंगे और सही तरीके से एक ही आधार पर सभी जगह पे करवाना होगा। तो ये वो सारी चिंताएं हैं जो लगातार हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उठाई जा रही हैं और इनमें अगर चीज़ों को सोचा जाए तो बिल्कुल ठीक है। हालांकि अगर इलेक्शन कमीशन का पहलू सोचा जाए तो देखो, इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा का पूरा रुख स्पष्ट किया। जैसे कि बिहार से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। बिहार के अंदर जिस समय एसआईआर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत मुद्दा चला। हालांकि 11 डॉक्यूमेंट्स के विवाद में लगातार इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा कि हम आधार कार्ड को शामिल नहीं कर सकते, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन ये भी मुद्दा आया कि आप मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं, ना कि नागरिकता वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो मतदाता सूची के काम के लिए आप फिलहाल आधार को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने माना और इस दौरान स्वीकारा भी। एसआईआर 2.0 में कह दिया गया है कि आप इसको अलाउ कर जाएं और स्वीकारा जाएगा। दूसरी खास बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ये चिंता है कि केवल 1 महीने का समय ही है मतदाता सूची के लिए अपना नाम देने के लिए, अदरवाइज आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इस वाले पहलू को भी क्लियर किया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि देखिए, 1 महीने की समय सीमा के बाद में एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की स्थिति में अगर मान लो कि कुछ गड़बड़ होती है, किसी का नाम छूट जाता है या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है, तो उसको मौका मिलेगा कि वो अपनी चीज़ों को ठीक करा सके और चीज़ों को फिर दोबारा से ऐड करा सके या जो भी इसको संशोधन करवाने वो करवा सके। यानी कि प्रक्रिया रुकेगी नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और अपनी चीज़ों को ठीक करवाना, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक किसी राज्य के अंदर चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती है। तो इलेक्शन कमीशन भी अपने स्तर पर कोऑपरेट कर रहा है, सभी प्रयास कर रहा है जिससे कि लोगों को परेशानियां ना हो। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि ये जो सारी की सारी चिंताएं हैं ये भी गलत नहीं है, यहाँ पर भी चीज़ों को ठीक करना है। यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सारी पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करे, सबको फेवर मिले और उसके बाद सारा काम आगे बढ़ाएगी। तो मुझे लगता है कि चीज़ें व्यवस्थित हो सकती हैं, कोई परेशानी का पहलू नहीं रहेगा। हालांकि सारी बातें तो मैंने डिस्कस की, यानी कि आपको मैंने ये बता दिया कि जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो विरोध कर रही हैं वो विरोध क्यों कर रही हैं और क्या कारण है। इलेक्शन कमीशन का क्या पक्ष है वो भी बता दिया गया है, क्योंकि जरूरी चीजें देखो, भारत में लगातार बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ चुके हैं। तो जो घुसपैठिए आ चुके हैं वो मतदान के अंदर पार्टिसिपेट ना कर सके, मतदान से वो लोग दूर रहें ताकि सरकार को प्रभावित ना कर सके, मनमर्जी की सरकार ना बना सके, वो चीजें भी संबोधित करनी जरूरी है। दूसरा पहलू पलायन का मुद्दा, लोगों के स्थानांतरण का मुद्दा, मृत्यु का मुद्दा और एक नई जनसंख्या जो 18 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है उन लोगों को शामिल करना, ये सारे मुद्दे भी संबोधित होने चाहिए, जरूरी चीजें जो कि इलेक्शन कमीशन का पक्ष है। लेकिन चीजों को व्यवस्थित करके, सिस्टमैटिक करके, अगर सारी सुविधाओं के साथ सभी चीजों को अच्छी तरह से पारदर्शी बना के सारा काम किया जाए तो लगता है कि कोई दोहराए नहीं है, चीजें गड़बड़ाएंगी नहीं और चीजें बहुत व्यवस्थित हो सकती है। हालांकि सारी डिबेट तो आप लोगों ने सुन ली कि क्या किसका पक्ष है, बट आपका क्या कहना है, किस राज्य से हैं आप, आपके यहाँ एसआईआर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या जटिलताएं हैं, क्या वास्तविकता महसूस कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में बातचीत चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसके अलावा एक खास बात आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग द हिंदू की क्लास लेना चाहते हैं, यानी कि द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं रोज सुबह 9 बजे, जहां न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग करते हैं और बहुत अच्छी स्थिति रहती है आप लोग के लिए। द हिंदू न्यूज़पेपर की जरूर जुड़िए हम लोग के साथ में। और साथ ही आप लोग फिलहाल जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के 2027 बैच से, जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट है 5 नवंबर। और फिलहाल ये समझिए कि प्रतिज्ञा प्लस बैच है 27 वालों के लिए, 28 वालों के लिए भी, 2026 वालों के लिए भी है। और अगर आप इस दौरान एनरोल करते समय KL लाइव कोड यूज करते हैं तो ये कोड आपको बेस्ट डिस्काउंट दिला सकता है IAS की तैयारी में, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो KL लाइव कोड यूज करना है। फिलहाल 19,999 फीस आपको पे करनी है। KL लाइव कोड के यूज करके डिस्काउंट मिलने के बाद आपको इतना पेमेंट करना है। तो जरूरी चीजें हैं। और इस बैच में आपको मिलती हैं 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं, जहां आपके पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, करंट अफेयर्स की सेट, वो सारे पहलू शामिल रहते हैं, आंसर राइटिंग का पहलू भी होता है। 1-to-1 मेंटरशिप में आपको ये बताया जाता है तैयारी कैसे करनी है और कुछ जटिलताओं का समाधान किया जाता है। स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज की सुविधा भी आप लोग को दी जाती है ताकि आप लोग यहाँ पर चिंतित ना रहें, परेशान ना रहें, आपकी चीजें अच्छे से हो सके। इन सभी के साथ में 11,000 का एक स्कॉलरशिप भी स्थिति रहती है जो टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है। ये बेस्ट फीचर्स आपको इस बैच में मिलता है, लेकिन और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिसके लिए आप PDF को देख सकते हैं। और वहीं स्टडी IQ शुरू कर रहा है क्रैश कोर्स सक्सेस इन प्रीलिम्स, SIP कोर्स है ये हमारा, यानी कि उन लोगों के लिए जो 2026 के प्रीलिम्स में शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों
को होने वाला है बहुत ज़्यादा लाभ इस SIP कोर्स से, यानी कि प्रॉपरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। अगर आप लोग KL लाइव कोड को यूज़ करते हैं तो यहाँ भी आप लोग को मिल जाएगा बड़ा डिस्काउंट, और प्लैटिनम बैच 6,999 और गोल्ड बैच 4,999 में 10 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही है। आपकी पूरी तैयारी प्रीलिम्स ओरिएंटेड करवा दी जाती है, तो एनरोल कीजिए KL लाइव कोड से यहाँ भी। बाकी आप जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म पर QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोगों के लिए फाइल्स को भी प्रोवाइड किया जाता है, डिस्कशन भी होता है और लिंक्स भी यहीं शेयर होते हैं। तो फिलहाल बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और स्टडी IQ के साथ में ऐसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा, और वीडियो को शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं, कमेंट में अपने व्यूज जरूर बताने हैं और पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना है सिलेक्शन लेने तक। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।